नमस्कार। आज की क्लास में हम बजट नियंत्रण की जो पद्धति है उसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम कैसे उसको एक बिजनेस में, एक संस्था में लागू किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी संस्था में उसके उद्देश्यों का निर्धारण होता है और उद्देश्यों के साथ साथ उसका प्रबंध जिस प्रकार किया जाएगा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उनकी नीतियों का निर्धारण होता है। जैसे व्यवसाय का क्या उद्देश्य है, अर्थात क्या वस्तु का उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करना है, ये सब चीज़ें उसमें आप निर्धारित करोगे। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग लेवल की प्रबंधकीय नीतियां हैं, उत्पादन की अलग है, स्टॉक से रिलेटेड अलग है, सेल से रिलेटेड अलग है। इन सभी प्रबंध नीतियों का निर्धारण करोगे कि उत्पादन कहाँ करना है, कितना करना है, उत्पादन होने के बाद वो माल बेचना कैसे है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो मैनेजेरियल जो टेक्निक्स हैं उनका निर्धारण करोगे। फिर बात आती है बजट केंद्रों की स्थापना। बजट केंद्र क्या? बजट नियंत्रण के लिए संस्था में एक भाग होना चाहिए, वह संस्था का ही भाग होगा और संगठन का एक भाग होगा और वो क्या करेगा? बजट नियंत्रण का काम करेगा। मतलब एक केंद्रीय भाग होगा जो बजट को नियंत्रित करने का काम करेगा। प्रत्येक जो केंद्र है, जो बजट नियंत्रण का केंद्र है, उस केंद्र के जो मुख्य अधिकारी है उसके सहयोग से जो अन्य विभाग हैं वह अपना बजट बनाएंगे और वह अपना जो निर्धारित कार्य है उसके अनुसार बजट बनाएंगे और वो निर्धारित कार्य का संचालन करेंगे। फिर बात करते हैं लेखांकन, अभिलेख तैयार करना या अभिलेखों का समावेश होना चाहिए उसमें। जो सभी बजट के केंद्र हैं, हमने कहा पिछले पॉइंट में कि बजट के केंद्र होते हैं, उनका एक अधिकारी होता है और फर्दर डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग बजट बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन सब का लेखांकन किया जाएगा, लेखा रखा जाएगा, लेखा चार्ट बनाया जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं संगठन चार्ट का निर्माण। संगठन चार्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमने कहा सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने बजट बनाएंगे। एक बजट हेड होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, वो उस बजट को कंट्रोल करेगा, डील करेगा, और छोटे डिपार्टमेंट उस बजट में अलग अलग बजट बनाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, जब वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने बजट बनाएंगे तो उनमें आपस में क्या संबंध होना चाहिए, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट को उसकी खुद की जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट का उससे क्या संबंध है, दूसरे विभाग का उससे क्या संबंध है, वह उसको पता होना चाहिए। जैसे एक ये चार्ट है, इसमें डिस्कस करते हैं हम। ऊपर एक प्रबंध संचालक है जो हायर अथॉरिटी है किसी भी फर्म की, उसके नीचे एक बजट समिति होती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि बजट समिति क्या होती है। फिर बजट अधिकारी होता है, उस समिति के अंतर्गत काम करने वाला एक अधिकारी होता है, और उस अधिकारी के अंतर्गत अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं। जैसे विक्रय डिपार्टमेंट है, उसका मैनेजर आएगा,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उत्पादन डिपार्टमेंट जो है उसका आएगा, क्रय प्रबंध अधिकारी, शोध और विकास अधिकारी, लेखापाल, सेवा वर्गीय अधिकारी सब आएंगे। ठीक है। अब विक्रय अधिकारी क्या करेगा? बिक्री, विज्ञापन और वितरण संबंधी बजट बनाएगा। उत्पादन प्रबंध क्या करेगा? उत्पादन और संयंत्र नियंत्रण का बजट बनाएगा भाई। क्रय प्रबंध अधिकारी क्या करेगा? क्रय एवं स्टॉक्स बजट बनाएगा, स्टॉक्स का बजट बनाएगा। शोध विकास अधिकारी क्या करेगा? शोध एवं विकास का बजट बनाएगा भाई। लेखापाल क्या करेगा? उसकी लागत और वित्तीय बजट बनाएगा। सेवा वर्गीय अधिकारी क्या करेगा? श्रम बजट बनाएगा। ये सब अपना अपना काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर है भाई बजट समिति की स्थापना। हमने बजट समिति देखी। बजट समिति क्या होती है? छोटी संस्थाओं में आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो दुकानें हैं, व्यापारी हैं, उनमें क्या होता है? एक व्यक्ति ही उसका होलसेल इंचार्ज होता है, वही सारा काम देखता है, वही बजट बनाता है, वही इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। लेकिन बड़ी संस्थाओं में क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग अधिकारी होते हैं, इसलिए उन सभी से ऊपर एक समिति का निर्माण किया जाता है। उस समिति का निर्माण इसलिए किया जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अपने बजट पेश करेंगे, उन बजट्स को स्टडी करके उनका अनुमोदन करने का कार्य ये समिति करेगी। फिर आता है बजट पुस्तिका का निर्माण। बजट पुस्तिका क्या है? जो डे बाय डे के कार्य हैं, जो दैनिक कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनके क्या काम होंगे वो इसमें डिसाइड होंगे। संगठन के उद्देश्य, उसके दायित्व, उसके लोगों के दायित्व, उसकी प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, डे बाय डे की प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, अधिकारियों के क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या दायित्व रहेंगे, ये सभी चीज़ें उसमें बजट पुस्तिका में होगी। और वो इसलिए ताकि एक दूसरे के वर्क में ओवरलैपिंग ना हो, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना हो। फिर है प्रमुख कारकों का निर्धारण। जो प्रमुख कारक है, कारक कैसे? कारक वह है जो बजट को या संस्था की जो गतिविधि है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करें सामग्री है, अब भाई सामग्री कम पड़ गई, आप बजट तो बहुत अच्छा बना रखा है, सेल्स बजट बना रखा है कि अगले साल हमें इतना माल बेचना है, लेकिन कच्चे माल की तो आपने व्यवस्था की नहीं। तो जो प्रमुख कारक है सामग्री वाला, श्रम वाला, बिक्री के डिपार्टमेंट्स का, जो भी फैक्टर हैं जो उस बजट को प्रभावित करते हैं, उन सभी कारकों का निर्धारण करने का काम किया जाएगा। जैसे हम कहें कि कोई ऐसा संयंत्र है बिजली बनाता है, ठीक है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, हमने कहा बांधों से में जब पानी आएगा फुल भर जाएंगे तब टरबाइन चलेंगे और बिजली का उत्पादन होगा, या और किसी तरीके से बिजली बनती होगी। लेकिन हमने कहा कि भाई जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसकी मूल ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था हमने की नहीं, तो आपके बांध में पानी नहीं आ रहा, इस साल बारिश नहीं हुई, और आप बजट बना रहे हो कि हमें ये करना है वो करना है, जबकि मूलभूत या आपकी जो पानी है वो वेस्टेज चला गया। तो इस चीज़ को देखा जाएगा। फिर बात करते हैं क्रियाशीलता स्तर का निर्धारण। भाई क्रियाशीलता स्तर का निर्धारण किया जाएगा, कितने घंटे काम होगा, मशीनें कितने घंटे चलेंगी, मजदूर कितने घंटे काम करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें निर्धारित की जाती है। बजट अवधि का निर्धारण, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बजट बनाना है आपको, लेकिन बजट बनाने के लिए उसकी अवधि क्या होगी यह आप निर्धारित करेंगे, और ये पहले निर्धारित की जाएगी। फिर क्या करें? अनुमान एवं बजट तैयार करना। हमने कहा बजट एक अनुमान आधारित होता है, लेकिन अनुमान कौन से? पुराने आंकड़ों के साथ।
वर्तमान आंकड़ों के साथ संभावित अनुमान तय किया जाता है। तो उसका जब आप आंकड़ों के हिसाब से संभावित अनुमान तय करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे तो जो आपके अनुमान हैं वो आपके रिजल्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। फिर उसके बाद में है वास्तविक निष्पादन से तुलना। अब आपने बजट बना दिया, सब काम कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जो आंकड़े आए उससे तुलना करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि जो आपने बजट बनाया वो एक्चुअल में आपकी जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से चला या नहीं चला, या आपने जो तय किए थे आंकड़े वो आपको प्रॉपर लेवल से प्राप्त हुए या नहीं हुए। बजट प्रतिवेदन तैयार करना, भाई बजट जो वास्तविक उपलब्धियां हैं उसकी तुलना करोगे, उसके बाद में एक बजट प्रतिवेदन तैयार करोगे और उसके स्टडी करोगे। और बजट संशोधन करना, अब आपको लगा कि भाई बजट में हमारे यहाँ पिछले साल ये आंकड़े बजटीय था, ये एक्चुअल फैक्ट आंकड़े थे, लेकिन इस बार प्रॉपर कोई कंडीशन, जैसे अभी कई कोरोना काल में बहुत सारी संस्थाओं के बजट बिगड़ गए, सरकार के बजट बिगड़ गए, तो आगे आने वाले समय में सरकार को अपने आगामी बजट में इस प्रकार के प्रावधानों को डालना पड़ेगा कि अगर ऐसे कोई आपदा आ जाए तो उसको कैसे निपटा जाए, तो उसमें बजट में संशोधन करना। ठीक है, धन्यवाद।